खरी कसौटी न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी में आज हम दिखाएंगे कि रेलवे ने निजीकरण को हरी झंडी दी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में क्या कह रहे थे ये भी हम आपको दिखाएंगे। इंदौर के पित्त पर्वत पर हनुमान जी की विशाल प्रतिमा बन गई है। ये देखते ही बनती है। विश्व की ये पहली ऐसी प्रतिमा है इतनी विशाल, और कहीं नहीं मिलेगी। देखिए इस पर रिपोर्ट। सावन आरंभ हो चुका है, बरसात हो रही है, उमस से लोगों को मिली है निजात उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहीं पर गुजरात में, महाराष्ट्र में पानी ने कहर बरपा रखा है। इस पर देखिए हमारी एक रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे बरसात पर, जहां बरसात का हमें बहुत दिनों तक इंतजार रहता है, वहीं पर बरसात जब बाढ़ बन जाती है तो कहर ढाने लगती है। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे रेल के निजीकरण पर हरी झंडी मिल गई है, लेकिन नरेंद्र मोदी पहले क्या कह रहे थे उस पर देखिए हमारी रिपोर्ट। कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो 20 साल की उम्र के बाद, 22 साल की उम्र के बाद, पढ़ाई करने के बाद रेलवे से जुड़े होंगे। मैं जन्म से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता, और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए। भारतीय रेलवे ने 109 रूटों पर ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों से रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन यानी RFQ आमंत्रित किया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कि अप्रैल 2023 में निजी रेल सेवाएं शुरू हो जाएंगी। रेलवे की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट के तहत रेलवे में निजी क्षेत्र के 30,000 करोड़ रुपए निवेश होंगे। ये भारत के रेलवे नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों के संचालन में निजी क्षेत्र के निवेश का पहला प्रयास है। अपने बयान में रेलवे ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट का मकसद रेलवे में नई तकनीक लाना, मरम्मत खर्च कम करना, यात्रा समय कम करना, नौकरियों को बढ़ावा देना, सुरक्षा बढ़ाना और यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देना। निजीकरण के इस प्रयास के तहत रेलवे को 109 रूटों पर 151 उन्नत रेलगाड़ियां शुरू की जानी हैं। रेलवे के मुताबिक प्रत्येक ट्रेन कम से कम 16 कोच होंगे। अपने बयान में रेलवे ने कहा है कि इन सभी रेलगाड़ियों का उत्पाद भारत में ही होगा। निजी क्षेत्र की कंपनियां इनके वित्तपोषण, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगी। रेलवे का कहना है कि इस प्रोजेक्ट की अवधि 35 वर्ष होगी। निर्धारित रूटों पर गाड़ियां शुरू करने वाली निजी कंपनियों को रेलवे के तय हॉलेज चार्ज, ऊर्जा चार्ज और कुल आय में हिस्सा देना होगा। यह दरें टेंडर के जरिए तय की जाएंगी। भारतीय रेलवे ने देश के रेल नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा है। इन क्लस्टर में 109 रूटों पर इतनी ही जोड़ी निजी रेलगाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है। रेलवे इन सेवाओं के लिए अपनी ओर से सिर्फ गार्ड और ड्राइवर देगा, बाकी सभी इंतजाम निजी कंपनियों को करना होगा। इंदौर के पित्त पर्वत पर हनुमान जी की विशाल प्रतिमा बन गई है। ये देखते ही बनती है। विश्व की ये पहली ऐसी प्रतिमा है इतनी विशाल, और कहीं नहीं मिलेगी। देखिए इस पर रिपोर्ट। इंदौर के पित्त पर्वत पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा का अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। ये मूर्ति अष्टधातु की बनी है। पित्त पर्वत पर बनी होने के कारण इसे पित्तेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रतिमा का वजन 108 टन है और 72 फीट ऊंची एवं 72 फीट चौड़ी है। यह प्रतिमा सोना, चांदी, तांबा, शीशा, जस्ता, टिन, लोहा और पारे से बनी है। प्रतिमा में 47 फीट की गदा है।
कहा जाता है कि ये विश्व की सबसे विशाल और ऊंची मूर्ति है। मूर्ति के सीने पर 7 रंगों में हनुमान चालीसा का चित्रमय वर्णन है। ये ग्वालियर के 125 कारीगरों ने 7 साल की मेहनत से तैयार किया है। हनुमान जी की मूर्ति के चारों ओर ऐसी लाइट लगी है जिसके कारण रात में भी दिन जैसा उजाला दिखाई पड़ता है। कैमरामैन रवि के साथ मैं सरोज त्रिवेदी, खरी कसौटी न्यूज चैनल के लिए। सावन आरंभ हो चुका है, बरसात हो रही है, उमस से लोगों को मिली है निजात उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहीं पर गुजरात में, महाराष्ट्र में पानी ने कहर बरपा रखा है। इस पर देखें हमारी एक रिपोर्ट। बारिश ने गर्मी से बेहाल जनजीवन को बड़ी राहत दी है। कई घंटे तक हुई बारिश से शहरी और ग्रामीण इलाकों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई है। दिन में भी आसमान पर बादल ढेरे जमाए रहते हैं। इस साल अच्छी बारिश की उम्मीद नज़र आ रही है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश नज़र आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिन तक मौसम ऐसे ही रहने की उम्मीद है। राजधानी लखनऊ में बीते दिन बारिश कुछ कम हुई थी, लेकिन लगता है कि अब वह उसकी कमी पूरी हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर मुंबई और गुजरात में बारिश कहर बरपा रही है, जिससे लोग भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से लक्ष्मी। अब हम बात करेंगे बरसात की। बरसात का हम सभी को इंतज़ार रहता है। बरसात हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बरसात के समय धान की बुआई होती है और बरसात खेतों को हरा भरा कर देती है। बरसात की वजह से हमारा जल स्तर जो घटने लगता है गर्मियों में, वो इस जल स्तर ठीक हो जाता है। लेकिन वहीं बरसात जब अधिक होने लगती है तो कहर बन जाती है। जैसे गुजरात के, चाहे वो जूनागढ़ हो, चाहे वो राजकोट हो, चाहे वो द्वारका हो, चाहे सौराष्ट्र हो, इन सब जगह आलम ये है कि शहर जो हैं वो नदी बन गए हैं, कारें डूब गई हैं। जो नीचे घरों में लोग रहते थे उनके घरों में पानी भर गया है और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब किस तरह से हम इस बरसात से बचें, क्योंकि सरकारें जो हैं बरसात से पहले तो तैयारी करती हैं, लेकिन अब किसी कोरोना काल के कारण हमको ऐसा लगता है कि उसकी वजह से नालों की सफाई या जो जल भराव की समस्या है उसका निदान नहीं हो पाया है। इसकी वजह से गुजरात में ये कहर बरपा रही है। यही हाल मुंबई का है। मुंबई में भी भारी बारिश चल रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जगह जगह सड़कें भर गई हैं, लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। अगर कारें चल रही हैं तो कारें भी पानी में डूब जा रही हैं, कहीं बंद हो जा रही हैं, तो इससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारों को चाहिए कि इससे निपटने के लिए हर साल बरसात आती है, पूरी व्यवस्था करनी चाहिए, और जिससे लोगों को एक जब बरसात हो तो जो निचले स्तर पर जहाँ पानी भर जाते हैं वो जगह पहले से आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए और उन लोगों को चाहे शिफ्ट कर देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि गरीब आदमी के घर की गृहस्थी जो है वो ज़मीन में रहती है, निचले स्तर पर रहते हैं, चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे उनके कपड़े हों, चाहे गद्दे हों, चाहे और चीज़ें हों, वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से चीज़ों को एकत्र करता है, तिल तिल करके गृहस्थी बनाता है, और वो गृहस्थी बरसात में उजड़ जाती है। उससे पूछिए क्या उसको मुआवजा मिलता है? नहीं मिलता है। उसके दर्द को देखिए। तो हमें जो दैवीय आपदाएं आती हैं उनके लिए हमारे पास बजट भी होना चाहिए, हमारे पास उनसे निपटने के लिए संसाधन भी होने चाहिए, और जब ये हर वर्ष आती है तो इसकी एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। हमें ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश तो इससे बचा रहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल के ज़िले हैं उनमें भी बाढ़ आ जाती है, कहीं नेपाल से हो जाता है। ऐसे गुजरात के 25 जो डैम हैं उनको खतरे के निशान से ऊपर हैं। कभी कभी गंगा भी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगती है। उत्तर प्रदेश में कानपुर से जो गंगा होके जाती है तो वहाँ जो उन्नाव का शहर है या गंगा घाट का शहर है ये भर जाते हैं, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो सरकार को इससे निपटने के लिए तैयार रहना होगा,
कोरोना काल चल रहा है, कोरोना संक्रमण इससे और बढ़ सकता है क्योंकि महामारी का पीरियड होता है, जो ये बरसात का समय होता है। कहते हैं कि इसमें सर्दी, जुकाम, बुखार, फ्लू, तमाम तरह की बीमारियां घेर लेती हैं, तमाम कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तो इन सब से बचना चाहिए और बचने के साथ साथ सरकार को चाहिए कि कोरोना काल में इससे एक सबक ले और लोगों को कैसे सुरक्षित रखे। ये जितनी चीज़ें हमने आपको बताई, बरसात तो अभी शुरुआत हुई है, अभी ये समापन नहीं है बरसात का। जब शुरुआत में गुजरात का ये हाल है, मुंबई का ये हाल है, उत्तर प्रदेश में खाली सोमवार को कल पानी बरसा, जगह जगह सड़कें भर गई। हमें प्रशासन को इससे सीख लेनी हो और सीख लेते हुए अभी बरसात पूरी बाकी है, तो इस पर सरकार किस तरह से इससे निपटेगी उसकी एक ठोस योजना बनाए। और मुझे लगता है कि आम आदमी के जो जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है उसको सरकार का जुम्मा है, उसको ठीक रखें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 9415006460। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार।